आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि सैनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्णा पंडित, और हम लोग दक्षिण पश्चिम के एक क्षेत्र में सूरजनगर में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। यहाँ पर जो लोग उत्साही हैं, जागरवासी हैं, गांववासी हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे कि क्या विकास की लहर है। और हमारे साथ यहाँ पर हैं दीपक तिवारी जी। दीपक तिवारी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कृष्णा जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। देखिए, चुनाव एक समर है और चुनाव एक त्योहार की तरह है। या इसी तरीके से सेलिब्रेशन करते हुए लोग इसे मनाते हैं और होना भी चाहिए, लोकतांत्रिक त्योहार है। तो क्या तैयारियां हैं और कैसा, पहली बात तो क्योंकि 5 साल बाद ये चुनाव आते हैं, तो इसमें क्या अपेक्षाएं रहती हैं, आप कैसे उसको देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सबसे सर्वप्रथम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम एक उनकी सोच को लेकर चल रहे हैं, जिसे उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास। तो हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य और एक ही कार्य रहता है कि सबका साथ सबका विकास लेकर चले। अब चूँकि ये विधानसभा चुनाव है, लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल परेशानियाँ होती हैं, घर घर की, सड़क की, सबकी, तो हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हम सबको संतुष्ट नहीं करते हैं। आप जहाँ खड़े हैं, ये वार्ड 26 शुरू से, जब से ये विधानसभा बनी है, ये बीजेपी का गढ़ रहा है और आज भी रहेगा, हमेशा ही। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सबसे अच्छी बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद, आप जिंदाबाद, जिंदाबाद, आप खड़े हैं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप उत्साह देख सकते हैं सबका। आप ये उत्साह है, और निश्चित ही हम बात करते जाएंगे, हम आपकी भी सुनेंगे, आप सबसे चर्चा करूंगा, लेकिन हम एक एक करके थोड़ा सा बात करते हैं। मेरा ये छोटा भाई 2 शब्द बोलेगा जी, शानू। अब तो शानू, क्या आपका रवैया है कि इस चुनाव में, और कैसा आप महसूस कर रहे हैं? सर, जो चुनाव में अभी हमारे माननीय भाई साहब सबनानी जी खड़े हुए हैं, हमारे कैंडिडेट चुने गए हैं, और हम चाहते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ें और हम उनके साथ रहेंगे, उनका समर्थन करेंगे। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक वो है, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें हम उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। और शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, जिन्होंने आज तक बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कांग्रेस सरकार आज तक नहीं कर पाएगी। अच्छा, क्योंकि देश की राजनीति में, देश में युवाओं का बड़ा महत्व होता है, तो आप की उम्र कितनी होगी? सर, 23 उम्र है अभी मेरी। तो आप पहली बार वोटिंग कर रहे हैं? सर, मैं दूसरी बार वोटिंग कर रहा हूं, और मैंने शुरू से भी अपना भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया और आगे भी उन्हीं को वोट करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो विकास किया है वो कांग्रेस सरकार तो आने वाले कई सालों में नहीं कर पाएगी। और मेरे भाई ने कहा, आज की जहाँ खड़े हैं आप, दुर्भाग्यपूर्ण किसी कारण में पिछली बार हम 2000-2500 वोटों से हार गए थे जी। आप आए होंगे, आपने खुद देख लिया वो क्या विकास हुआ है। आप अगर मेरे घर भी आए होंगे, ये रोड जिस बार माननीय हमारे उमन शंकर पूर्व मंत्री जी ने बनाया था, वही रोड बनी, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। इतनी बड़ी कॉलोनी, यहाँ पर 5000 वोटर हैं हमारे, श्री राम कॉलोनी फेज 1 फेज 2, यहाँ पर 5000 वोटर हैं। अगर बात करो अपने वार्ड की में, ये कि भी आप निर्माण कार्य मुझे बता दीजिए, यहाँ पर एक भी निर्माण कार्य होगा तो बता दीजिए। हमारे बीच अगर आपके बात करें, हमारी ये अपने जवान हैं, जो कि जवान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर्मी से रिटायरमेंट हुए हैं, आर्य जी। आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निश्चित आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से देश के जो जवान हैं वो डेडिकेशन के साथ बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनका एक सम्मान है, और निश्चित ही वो लोग जिस तरीके से देश की लिए शहादत में खड़े होते हैं, इसमें आपको क्या लगता है पॉलिटिकल रोल कैसा होना चाहिए? पॉलिटिकल रोल में ऐसा है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, है ना, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो समस्या है उसका निराकरण सही ढंग से होना चाहिए। मतलब अभी यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं वो कैसी हैं, और क्या आप उम्मीद करें? हमारे क्षेत्र की समस्या अभी ये है, रोडें ठीक प्रकार से बनी नहीं है। उसके बाद डीपी लगना था, डीपी नहीं लगा। हम लोगों को 5 साल यहाँ रहते रहते हो गया, बहुत परेशानी होती है आने जाने में। जैसे मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी जो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो उनका अभी तक अभाव है। अब आप बात करें तो ये हमारे मिश्रा जी डॉक्टर जी हैं, ये खुद एक डॉक्टर हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हैं। लोगों का इस कदर इस कॉलोनी में कभी भी ये कोई भी रात को 2 बजे इनको याद करे, नो पर्सनल मैसेज, नो पर्सनल दोस्ती, नो दुश्मनी में, नो उसमें, अपने कार्य को निभाता हुआ करते हैं। अब जब यही इनका ही साधन नहीं चल पाएगा तो ये जो हमारे आप लोग मिले जुले होंगे उनकी क्या सुविधा दे पाएंगे? आप 2 बात।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ की जो आबादी है आप उसमें कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ की आबादी में लगातार कोरोना का वजह कर रहा हूँ। अच्छा, कोरोना के टाइम से जो है इस एरिया। तो विकास को लेकर आपकी क्या मूलभूत मांगे हैं जो आप आने वाली सरकार से चाहते हैं? लोकल लेवल का विकास तो अभी बहुत नीचे है, क्योंकि रोड नहीं है, सीवेज की नहीं है, और पानी का भी कोई ऐसा प्रॉपर वो नहीं है, क्योंकि जो बारिश का पानी है इनके सबके निकास की व्यवस्था नहीं है, तो ये सब को थोड़ा सुचारू रूप है। तो ये तो लोकल लेवल की व्यवस्था है। बाकी ओवरऑल जो है ना, देश के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने योगदान दिया है, और हमें लगता है कि तत्पर आगे भी फ्यूचर में देते रहेंगे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं आज के टाइम पे। अच्छा, आपके जो लोकल प्रत्याशी हैं, अभी जो आपके प्रत्याशी हैं, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि आप उन्हें क्यों चुनेंगे? उनको इसीलिए चुनेंगे कि क्योंकि हम उनसे अपेक्षा तो ये रहेगी कि हमारे एरिया का, हमारे पूरे दक्षिण पश्चिम विधानसभा का विकास हो, क्योंकि इस 5 साल में कांग्रेस का कार्यकाल था, उस समय पर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आपका कहना है कि पिछली बार जो सरकार आई उन्होंने बिल्कुल इस तरह विकास नहीं किया? नहीं, ये जो सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन विधायक जो है ना यहाँ के कांग्रेस के हैं, तो उनने ऐसा पिछले 3-3.5 साल से देखा ही नहीं है। जब से इसका मतलब ये है कि हम सीधा ये समझ सकते हैं कि जब सरकार से केंद्र की और यहाँ की एक जैसी थी, उस समय पे 1.5 साल में उन्होंने कुछ विकास किए थे। जब 1.5 साल तक कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय तक कुछ काम हुआ? ये लग रहा था कि हाँ अभी जीते हैं तो आ रहे हैं, मिलने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद तो मिलने भी नहीं आए। अच्छा, ये हाल है। तो हम इसी विधानसभा के, पर फर्क ये है कि जैसे पंडित जी ने बताया, हमारे आर्य जी ने बताया कि हम लोग 5 साल से यहाँ निवास करें। हाँ। असल में हम बचपन से ही दक्षिण पश्चिम में रहे हैं, पर ये हमारा भाग ये रहा है कि हम 26 में अभी 4-5-6 साल निवास कर रहे हैं। ये हमारे लोकल है अभिषेक मारन जी, इनके फादर है कि यहाँ पर एक माने जाने एक घर जुड़े हुए एक कार्य सेवक मान लिया जाए उनको, आप एक कार्यकर्ता की मेहनत मान लिया जाए, एक समाज सेवक मान लिया जाए। उनके ये पुत्र हैं जो कि ये पैदा भी नहीं हुए थे उस समय तो बीजेपी में है, और उन्होंने पूरा जीवन अपना पार्टी को शिवराज सिंह चौहान जी को दिया है। और मोदी जी का आने के बाद हम इन युवाओं में जो मैं लालसा देखता हूँ, ये अपना काम छोड़ के, सारी बात छोड़कर ये सारा जो काम करते हैं। जैसे मेरे भाई हैं अभिषेक दोस्त शब्द। अभिषेक जी, आपको बहुत स्वागत है। सारे मुद्दे पता है उसको। अभिषेक, अभी आप पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, दूसरी बार? मैं तो 3 बार कर। अच्छा, 3 बार कर चुके हैं। तो कि जो पहले सरकार थी और जो अब सरकार है, उसमें क्या फ़र्क था? मतलब इससे पहले विकास की कार्य कैसे थे और जो पिछली सरकार थी उसमें कैसे थे? पुरानी सरकार का तो एक ही है, उन्होंने कभी आज तक कुछ भी नहीं करा। सच बताता हूँ, पहले ऐसी सड़कें थी, अभी आज के समय की सड़कें देखो आप, कितनी बेहतर सड़कें हो रही हैं। अभी आगे जाके और अच्छा काम करेगी बीजेपी की सरकार। और आज दक्षिण पश्चिम में जो भगवान दास समरानी जी हैं, वो आगे जाके और अच्छा कार्य करेंगे और हम उनको सपोर्ट करेंगे, और हमारे पिताजी उनको तो आगे लाएंगे। अच्छा, देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पूरे पारिवारिक तौर से एक सक्रिय भूमिका में आदमी को रहना चाहिए। देश में एक योगदान होता है, वहाँ आप निश्चित अपनी भूमिका में हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? देखिए, कुछ ऐसे मूलभूत चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारा क्षेत्र का विकास रुकता है। युवाओं के रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है। ऐसे कौन से मुद्दे आपको जो आप उन्हें सजेस्ट करना चाहते हैं जिसमें मूलभूत रूप से काम होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पटवारी के जो चुनाव हैं उसमें बहुत रोक लग रही है अभी, मतलब डिले हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट बहुत परेशान है इस चीज़। आप क्या से लोग ने भरे हैं? फॉर्म भरे हैं, मेरे दोस्त है, वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, पर वो बहुत परेशान है क्योंकि जो एग्ज़ाम की डेट थी वो आगे बढ़ चुकी है, और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं पर उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो वो परेशान है स्टूडेंट। तो मैं यही गुजारिश करूँगा सरकार से कि ये काम जरूरी कर। स्टूडेंट्स मेन है, शिक्षक मेन। आपके चैनल के माध्यम से हमको मतलब उनको देखिए, हम जैसे आपने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं युवा त्रस्त है। युवा ये चाहता है कि परिवर्तन हो, और युवा ये चाहता है कि उसके साथ विकास भी हो, क्योंकि आप विकास से वो रखते हैं। दुर्गेश नायडू जी हैं, आपने 2 तरह के लोग देखे होंगे जी। एक होता है कट्टर और एक होता है महाकट्टर। तब मोदी जी नहीं आए थे, तब तक ये कट्टर थे। मोदी जी के आने के बाद ये सुपर कट्टर हो चुके हैं। इनकी 2 प्रतिक्रिया आप लीजिए। अच्छा, तो मैं आपसे सीधे पूछ दूंगा। हाँ, अब मैं आपसे सीधे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि आप काम क्या करते हैं?
मैं आर्टिस्ट हूँ जी। थिएटर आर्टिस्ट हूँ। तो बतौर आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ने मुहैया करा है? वास्तव में युवाओं का एक बड़ा रोल होता है। हम आपको कंटिन्यू करते हुए जानेंगे जी। देखिए, आज जो वैश्विक परिस्थिति है, इसराइल में युद्ध चल रहा है, गाजा पट्टी का सर्वनाश हो चुका है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आज पता नहीं कब कौन सा देश किस हमला कर दे, सारे आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। इस तरह हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो कठिन से कठिन डिसीजन लेते हैं और उसको सही साबित करके दिखाते हैं। तो इसलिए आज हम सुरक्षित हैं। हमारे आटा 100 रुपये किलो नहीं है, हमारे गैस की टंकी 1500 की नहीं आ रही, हमारे गैस की टंकी 3000 में नहीं आ रही, हमारे यहाँ पेट्रोल 500 रुपये लीटर नहीं है। सब बढ़िया चल रहा है, सब सही चल रहा है। बस मोदी जी को वोट देते जाइए और देश को विकास के पथ पर और सुरक्षा के पथ पर आगे बढ़ाते जाइए। अगर आप मोदी जी का साथ देंगे ना, तो ये देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और आगे जाके विश्वगुरु ही बनेगा। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है कि आज राम मंदिर के नाम पर और धारा 370 के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के फेस वैल्यू के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोकल स्तर पर भी हमारे जो नेता हैं वो उनसे कुछ उनका अनुसरण करके कुछ सीखें? देखिए, बताऊँ मैं आपको, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो निगेटिव छवि फैलाते हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है, कृपा करके मोदी जी के जो मार्गदर्शन है उस पर चलिए और लोगों की सहयोग कीजिए, लोगों की सहायता करिए। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि आप किसी से पैसे लो, कुछ करो, ऐसा करो, वैसा करो। आप लोगों का सहयोग करो। इतनी सारी योजना शिवराज जी ने बना रखी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक करेंगे, पढ़ाएंगे कैसे। लाडली लक्ष्मी योजना है, इसमें जब बच्ची 12वीं कक्षा में बैठती है तो उसे 1,18,000 चेक मिल जाता है। कितनी बढ़िया योजना है। आज लोग बेटी की जन्म होने पर खुशियां मनाते हैं। ऐसी तमाम योजनाएं, आज महिला गर्भवती होती है, डिलीवरी होती है, उसकी 15-16 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में आ जाते हैं। कितनी बढ़िया योजना है। लाडली भेजना योजना, महिलाओं को छोटे मोटे खर्चे जो होते थे उसके लिए परेशान होती थी, अपनी टिकी बुनने के लिए परेशान होती थी। आज उनके अकाउंट में 1250 आ रहा है। जब बीजेपी सरकार आ जाएगी 3000 रुपये आएंगे। कितनी समस्या को सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हर स्तर पे काम हो रहा है, हर व्यक्ति के लिए योजना है, हर तरह की योजना है। पर जरूरत है भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी नेता है, वो उसको डिलीवर करें पब्लिक तक। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो योजनाएं हैं वो जो मूलभूत लोगों तक पहुंच नहीं पाती? जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि कुल 12-15% ही चीज़ें मतलब नीचे तक पहुंच पाती हैं, बाकी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इसमें किसका रोल मानेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे 1 रुपये बेचता हूँ, 25 पैसे पहुँचता है। हाँ, इसी बात का समर्थन करते हुए माननीय मोदी जी ने इसको बढ़ाया से पहुँचता है। अब मोदी जी आने के बाद क्या हुआ, अपने जो आधुनिक तकनीकी आई है उसके द्वारा डायरेक्ट खाता जो पैसा है आज लोगों के खाते में पहुंच रहा है। पहले खाते भी नहीं थे, जनधन योजना में खाते खुलवाए मोदी जी ने, ठीक है ना। सारा पैसा डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचता है। अब बस जरूरत हम कार्यकर्ताओं को इतना करने की है कि जो योजना है, बेसिक योजना है, लोगों को कई बार क्या होता है पता नहीं होते, उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते। अभी भी कई महिलाएं ऐसी, इनकी लाडली बहना में नाम नहीं लिखे हुए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से। क्यों? क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन नहीं है। मार्गदर्शन उनको करेगा कार्यकर्ता करेगा। तो हम कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि शिवराज जी ने, मोदी जी ने योजनाएं बना दी तो हम उसको सही तरीके से उनको डिलीवर कर पाएं, उन तक पहुंचा पाएं, ताकि उस योजना का पूरा लाभ मिले। ऐसा ही हुआ। बताऊँ आपको, दिल्ली में क्या हुआ था, एक योजना आई थी, केजरीवाल जी ने लॉन्च की थी। उस योजना में क्या हुआ कि वो योजना का लाभ सिर्फ एक व्यक्ति को मिला, उसके प्रचार में 18 करोड़ खर्च हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब योजनाओं में कई हजार करोड़ रुपए खर्च होता है, लेकिन उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, हम भाजपा कार्यकर्ता इतना सक्षम वो है, सक्रिय है कि वो उसकी खुद की कोशिश रहती है। जैसे आज तिवारी जी हैं, जब लोग यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है, सपना जी का स्वागत कर रहा है, मिलने वाले हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा ये प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लाभ हम अपने लोगों को, अपनी योजनाओं को सभी तक पहुंचा पाएं। चाहे आदमी हमें वोट दे या ना दे, वो अलग बात की बात है, पर हर आदमी को योजना का लाभ मिले। हम लोग पूरा प्रयास ही करते हैं अपने लेवल पर। देखिए, मुद्दा बना हुआ है राम मंदिर का, मुद्दा बना हुआ है धारा 370 का, मुद्दा बना हुआ है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, पाकिस्तानी गतिविधियों को धराशायी करने का, इस राष्ट्र को मजबूत करने का। मैं ये जानना चाहूँगा कि युवाओं का जो रोल होना चाहिए इसमें हम ऐसा क्या हम अपेक्षा करते हैं कि सरकारें अपनी तरफ से करें? आप उससे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मोदी जी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे ना, तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे ना, तो पता नहीं कितने लोग पुल खुल जाएगी और सबका काम लग जाएगा। तो खुलना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। आज युवाओं का काम है पढ़ने का, मेहनत करने का। अगर वो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत उनको नौकरी करने से या सरकारी नौकरी मिलने से या अपना बिजनेस डेवलप करने से या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो हर व्यक्ति के सब अपना काम ईमानदारी से करे, यही मोदी जी का कहना है। आज हम मोदी जी को क्यों चाह रहे हैं, आज दुनिया में मोदी के साथ क्यों है, आज क्यों अमेरिका का राष्ट्रपति 4 लोग छोड़ के पहले मोदी जी से मिलने आता है? क्योंकि मोदी जी अपने देश के लिए ईमानदार है। उन्हें पता है इस आदमी से नहीं जीत सकते हम, क्योंकि ये अपने देश के लिए पहले सोचता है। ये कोई भी डिसीजन लेगा अपने देश के हित में सोच लेगा। आज मोदी पक्ष और विपक्ष का एक रोल होता है। एज अ युवा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष जो है, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, विपक्ष कभी खत्म नहीं होना चाहिए। विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पर सबसे बड़ी दुख की बात यह ऐसा नहीं कि आज मुद्दे नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं, पर हमारे विपक्ष के पास मुद्दे समझ में नहीं आते उसको। वो मोदी जी के सूट की बात करते हैं, वो मोदी जी के जूतों की बात करते हैं, वो मोदी जी के हर प्रोग्राम में कुर्ता बदल की बात करते हैं। अरे मुद्दे हैं क्या?
आज मैं यहीं आपको ले आना चाह रहा हूँ, इसी बात को समझना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में मुद्दे किस तरीके के मुद्दे हैं और कैसे बात होनी चाहिए। देखिए विपक्षी मुद्दे में क्यों बताऊंगा आपको, हाँ। बताइए ना। ये राहुल गांधी एक सबसे अच्छी बात यह है, राहुल जी की समझ या तो सही नहीं है या उनके सलाहकार सही नहीं है। राहुल जी मेन मुद्दे तक पहुंच ही नहीं पाते। हम चाहते हैं भाई बात करें, मेन मुद्दे उठना चाहिए। अच्छा जैसे राहुल जी है, राहुल जी का एक अपना नाम है, आप उसको ऐसे मत देखिए कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, आपके अंतर तक पहुँचना चाहता हूँ कि जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से विधायक साहब काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मंत्री जी काम कर रहे हैं, उस तरीके से क्या उन बातों को हम समझ पाते हैं, क्या लोग उस तक पहुँच पाते हैं? लोगों की पीड़ा क्या है? देखिए लोग तो सारी चीज समझ रहे हैं और लोग जो है मोदी जी को मन से चाहते हैं। अच्छा जब इतना ही अच्छा माहौल है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा भय का माहौल बना हुआ है? देखिए भय का कोई माहौल नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। बस होता क्या है कि 20 साल गवर्नमेंट को काम करते हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट 20 साल से। अब कोई लोग मुंह उठा के बोल देते हैं यार परिवर्तन आना चाहिए। उनसे मैं पूछता हूँ भाई परिवर्तन क्यों आना चाहिए, तो उनको वो जवाब नहीं दे पाते। क्योंकि ऐसी ही बात जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो वो विपक्ष में रखे कहते थे परिवर्तन आना चाहिए। हम वहीं तक पहुंचने की कोशिश करें थे। मैं बताता हूँ आपको, आज साहब 20 साल पहले नजर डालिए, 20 साल पहले क्या था। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय रात के 8 बजे हमारे भोपाल में लाइट गायब हो जाती थी। सागर यहाँ से मात्र 200 किलोमीटर दूर है, सागर जाने में 12 घंटे लगते थे। आप कभी गए उस समय? तो मैं गया हूँ 2-4 बार। तो सड़कों की हालत खराब, ठीक है, योजना के नाम पे कोई योजना नहीं, ठीक है, स्कूल में शिक्षा का माहौल खराब, स्तर खराब, ठीक है, लाइट वाइट कुछ भी नहीं। लोग बेचारे गाँव में मोटर लगाते थे, पंप पाए दलील किसान लोग, उनके पंप जल जाया करते थे। न सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था थी, न लाइट की प्रॉपर व्यवस्था थी, न शिक्षा का अच्छा स्तर था और ना ही कोई योजनाएं थी। और स्वास्थ्य का स्तर भी इतना गिरा हुआ था कि आप मतलब समझ नहीं सकते इस बात को। बहुत खराब, ज्यादा हालत खराब, दवाइयाँ नहीं मिलती थी लोगों को। देखिए एक बहुत अच्छी बात, साल में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज पुराने आप 20 साल पहले की स्थिति देख लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए। मध्य प्रदेश के एक गाँव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, वो प्रॉपर सिंचाई कर रहे हैं अपनी, लाइट कहीं जाती नहीं है और कोई भी मोटर पानी की लाइट बिना लाइट की कमी की वजह से उड़ती नहीं है। अच्छा ऐसा कहा जाता है कहीं कि जो भाजपा में सरकार है कहीं ना कहीं थोड़ी सी तानाशाही भी करती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए तानाशाही नहीं करती भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार सही को सही बोलती है, गलत को गलत बोलती है। मैं आपको बताऊँ, कांग्रेस के राज्य में ऐसा शासन था कि आप किसी गुंडे ने कुछ कांड किया, आप उसकी कंप्लेंट करने गए तो नेता आता था और टीआई को गाली पकड़ छुड़ा के ले आता था। आज ऐसा नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुछ गलत करता है ना तो उसके खिलाफ भी प्रॉपर कार्रवाई होती है और गुंडों का तो सर्वनाश हो चुका है। गुंडों को खत्म कर दिया मामा ने, सारे डकैतों को खत्म कर दिया मामा ने एमपी से। आज आप भिंड चले आइए, मुरैना चले आइए, कहीं भी चले आइए या अपने चित्रकूट चले आइए, एक भी डाकू डकैत नहीं है वहाँ पर। अच्छा क्या ऐसा कारण है कि अभी भी जितने लोग लड़ रहे हैं उसमें भी कई लोग दागी हैं, बागी हैं और उन पे कई केस हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि वापस पार्टी को क्या ऐसी मजबूरी थी पार्टी की कि उनको लाना गया? देखिए जो दागी हैं बागी हैं, ऐसा क्या है कि कोई अच्छा आदमी तरक्की करता है ना तो कई केस उस पर डाल दिए जाते हैं, है ना, कि भाई मतलब आप कहना चाहते हैं कि गांधी जी के समय में गांधी जी भी जेल गए थे तो निश्चित ही। हाँ, अब देखिए कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो विरोधी व्यक्ति के होते हैं, उन पर झूठे केस डाल दिए। अब केस तो कैसे अदालत में निर्णय नहीं आता। अगर बागी दागी इतनी बड़ा उन पर केस है तो अंदर क्यों नहीं है वो? आज कोई साबित क्यों नहीं हो पा रहा? कुछ साबित करिए, अंदर करिए। हम तो बोला जो दागी उसका अंदर होना चाहिए, पर साबित नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये है कि वो जबरन के केस है वो। देखिए बहुत अच्छी सुंदर बात है और हम लोगों से बात कर रहे हैं। निश्चित ही ये पब्लिक है, सब जानती है, यहाँ किसी को प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। अशिक्षित और जागरूक जनता है, वो जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। निश्चित ही परिणाम आपके सामने होंगे। आइए हम बात करेंगे आगे की ओर। लोगों को अपने घर का भाई, घर का बेटा, घर का सदस्य मिल रहा है और ऐसा प्रत्याशी मैं समझता हूँ। हम तो सौभाग्यशाली है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि हमें भाई साहब जैसा प्रत्याशी मिला है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, इस क्षेत्र में जो भी विकास के काम हुए आप जानकारी लेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे हुए, किसने करवाए। अब मैं आपके साथ हूँ और हमें एक बहुत बढ़िया सेनापति मिल रहा है, तो हम सारी समस्याओं का समाधान भाई साहब भगवान दास सर्वदानी जी के साथ मिलके हम सब मिलके खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आने वाली 17 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के पिताजी भाई सम्मान की पाएंगे तो आपकी कोई समस्या 5 साल में आप बताने लायक स्थिति में रहेंगे। आपके सम्मान में, आपके स्वाभिमान में कभी कोई कमी आदरणीय भगवान दास जी नहीं आने की। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज के श्री राम कॉलोनी में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिले के महामंत्री, पूर्व पार्षद डॉक्टर गोरेलाल बड़गैया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनकी पहचान अपनी एक आइडेंटिटी है, लेकिन वो हमारे प्रिय दद्दू के सुपुत्र हैं भाई नीलेंद्र महाराण जी। दद्दू के नाम से पूरे भोपाल शहर में कोई ख्यात है तो सूरज सिंह महाराण जी, उनके चढ़िए आज जिनके आयोजन पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए, मनोज शर्मा जी, दीपक तिवारी जी, बहन कमल नायक जी, यहाँ पर सभी कार्यकर्ता, नौजवान मित्रों, साथी। मध्य प्रदेश का ये चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हम पिछले 19 साल से, 1-1.25 साल को छोड़ दे तो लगातार सरकार में हैं और सरकार के नाते से न केवल गरीब कल्याण के कार्यक्रम लागू किए हैं, वरन पिछले 9-9.5 साल से मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते केंद्र सरकार की योजना से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, विकास हमने क्या और हम क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर बहस होना चाहिए। लेकिन बहस क्या हो रही है? बहस हो रही है कि सनातन खत्म होना चाहिए, सनातन डेंगू है, सनातन एड्स है। ऐसा करके INDA जो संगठन बना है, गठन, उसका जो एक राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ हुआ है, उनके एक नेता बोल रहे हैं, फिर उस बात को दोहरा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बेटा। ठीक वही बात कर रहा है, अभी फिर से हमारी सनातन पर टिप्पणी की। वरन अभी जो बात भगवान राम को लेकर के कही, क्योंकि हम सबको मालूम है 500 साल की गुलामी के बाद एक प्रकार से वो गुलाम था वो क्षेत्र जहाँ बाबरी ढांचा था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 2 लाख से ज़्यादा कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। वो मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान का वो स्थान है, हमारे मान बिंदु, हमारी आस्था के केंद्र है। भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जनवरी के माह में दर्शन आरंभ हो जाएंगे। हम देख सकेंगे कि भव्य विराट स्थान पर भगवान श्री रामलला वहाँ विराजेंगे। भगवान राम वहाँ विराजेंगे, इसकी तैयारियां चल रही हैं। हम सब हिंदू हैं, हम सब के लिए गौरव की बात है, फ़ख्र की बात है, मस्तक ऊंचा करने की बात है कि जो समस्या उलझी रहती थी कि हम भारत में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बाट देख रहे हैं कि कब वहाँ शुरू होगा। मैं एक बार लखनऊ से लौट रहा था, ट्रेन में मेरे साथ एक युवा लड़की, मुझे लगता है कि कॉलेज की स्टूडेंट रही होगी, वो अपनी किसी सहेली के साथ अयोध्या दर्शन करने गई थी। तो बातचीत में अब वो, उसकी सहेली लखनऊ की रहने वाली होगी, उसने बुलाया होगा कि अपन दर्शन करके आएंगे, फिर वो वहाँ होगी। वहाँ से बेचारी वो लड़की अकेली भोपाल के लिए आ रही थी। तो ऐसा एक विषय कहीं छिड़ा चर्चा में, तो उसने कहा कि तू देखे ना, अपने देश में हमारे भगवान राम वो उसमें तंबू में बैठे कच्चे में, एक युवा जिसके पहनावे से ऐसा लगे कि वो थोड़ा सा एडवांस होगी, लेकिन वो मंदिर दर्शन करने गई है, उसके आस्था का प्रकटीकरण है। और वहाँ देख कर के उसको तकलीफ हुई कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में भी हम भगवान राम का मंदिर नहीं बना सकते, ये उसको तकलीफ थी। हम सब की तकलीफ तो थी ही, लेकिन आज की युवा पीढ़ी भी उसको एक तकलीफ माने। अब मैंने कहा ये तो कुछ राजनीतिक व्यस्तताएं रहती हैं, कोर्ट के अधीन मामला है, कुछ चीज़ें, उसके कारण आएगा वो दिन जिस दिन भगवान राम चाहेंगे, हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, काम शुरू हो जाएगा। और देखते देखते वो सब शुरू हो गया। और आज तो अपने भव्य दिव्य रूप में जनवरी के माह में मकर संक्रांति के बाद वो शुरू होने वाला है। उसको लेकर के यहाँ पूरे देश में जागरण हो रहा है, जन जागरण हो रहा है। उस पर भी कांग्रेस के नेता को तकलीफ है, कांग्रेस को तकलीफ है। उन्होंने कहा कि अब भगवान राम चुनाव में आ गए। हम बात करते हैं विकास की, आप भागते हो, दो इधर उधर की बातें करते हो। हम कहते हैं कि 1.25 साल में आपका डेवलपमेंट बताओ। आपके मुख्यमंत्री जी ने कभी
वल्लभ भवन छोड़ करके कहीं सड़क पर नहीं उतरे, ज़मीन पर नहीं गए, कहीं जाकर के लोगों के दुख दर्द में सम्मिलित नहीं हुए। वहीं हमारा मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बैठता, वल्लभ भवन में नहीं बैठता। हर गरीब कहीं दुर्घटना होती है, ओला पाला होता है, कहीं कोई आपदा होती है, तो वहाँ सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो मध्य प्रदेश का प्रथम सेवक वहाँ जाके खड़ा होता है। दुख दर्द में जनता के साथ रहना, योजनाएं बनाना है तो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाना, बहनों को कैसे हम लाडली बहना बना रहे हैं, लाडली लक्ष्मी को हमने जिस तरीके से उसको प्रोत्साहित किया, एक समय में रेशियो 1000 पर 917 बच्चियाँ होती थी, 1000 लड़के होते थे तो 917 लड़कियाँ होती थी। उस रेशियो को ठीक किया है मध्य प्रदेश की योजनाओं ने। गरीब कल्याण की योजनाएं, खास तौर से महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, लाडली लक्ष्मी से लेकर कन्यादान योजना, निकाह योजना और इसके बाद अब लाडली बहना योजना। तो आज जब मैं निर्वाचन आयोग की एक बैठक में प्रदेश की तरफ से गया था तो उस समय मुझे बताया निर्वाचन आयुक्त ने कि अब मध्य प्रदेश का जो रेशियो है, जो सेंसस आएगा, लेकिन हम जो इस पर मतदाताओं का वो निकालते, महिला पुरुष कितने, तो रेशियो निकालते, तो उनका कहना था कि 1000 लड़कों पर 1000 मतदाता हो गए, 1000 पुरुषों पर 970 महिलाएं हो गई। कहाँ तो 917, कहाँ 970। और ये उन्होंने कहा ये सब 15 से 20 साल के अंदर ये हुआ है। अर्थात हम मान सकते हैं कि हमारी योजना इतनी अच्छी है कि बच्ची अब बोझ नहीं है, बच्ची को बोझ नहीं माना जाता, बच्ची का वेलकम किया जाता है लाडली लक्ष्मी के रूप में। पर उसको विवाह, उसके जन्म से लेकर के उसकी पढ़ाई और उसके विवाह होने तक, विवाह के बाद उसकी संतान होने तक, सबकी चिंता सरकार कर रही। तो ऐसे गरीब कल्याण के कार्यक्रम चलते थे, कमलनाथ जी ने बंद करवा दी कि नहीं कोई कन्यादान योजना नहीं, 28,000 देते कुछ नहीं, हम 51,000 देंगे। 1.25 साल में एक भी बच्ची को 51,000 नहीं मिले, उसकी शादी भी हो गई, वो माँ भी बन गई और इसके बाद अभी तक वो इंतजार कर रही कि सरकार का कुछ पैसा है। तो आपने अच्छी योजनाएं थी बंद करवा दी, संबल योजना बंद करवा दी, वो अपना प्रधानमंत्री आवास बनना था, उसका एक अंश जाना था प्रदेश की तरफ से, अभी लगातार वो जाता है, आपने उस समय बंद करवा दिया। किया क्या आपने? तो 1.25 साल में केवल एक, मैं कहता हूँ, दलालों का अड्डा बन गया था वल्लभ भवन। आपने वहाँ पर बैठ कर के शराब माफिया और भू माफिया के संरक्षण का काम किया। अब फिर से समय आया है, आप फिर से झूठी बातें कर रहे हैं। उस समय आपने कहा किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा, एक का नहीं हुआ। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये बेरोजगार को देंगे, एक नहीं दिया। हमने जो नहीं कहा वो भी किया। लाडली बहना हमारे एजेंडा में नहीं था, 2018 के चुनाव में कहीं लाडली बहना योजना में नहीं था। लाडली बहना योजना आई भी, क्रियान्वयन भी हुई और सतत रूप से चल रही है। प्रति माह बहनों को अब 1500 1250 रुपये मिल रहे हैं। अब 1250 से बढ़ करके 3000 तक का लक्ष्य, जो हमने कहा नहीं था उससे ज़्यादा किया। हमने कहा 450 रुपये में लाडली बहना योजना का। इकबाल एक शायर हुआ करते थे, इकबाल कहते थे कि कुछ तो है बात कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हम लोग बिल्कुल लगातार अपनी हस्ती को बनाए और अब तो पूरी दुनिया में डंका पिटता है। दुनिया का कोई, किसी देश का कोई मुखिया आए, प्रधान आए, तो यहाँ से गीता जी को लेकर के जाता है और गीता को पढ़ता है। और जब खुशी तब होती है जब अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी जेब में से निकाल करके बताता है कि हनुमान जी की कृपा से मैं बना हूँ। तो ये हमारा सनातनी है जिसने यहाँ से लेकर दुनिया तक संदेश दिया है। हम शांति से भी रहते हैं और हम अपने मान बिंदुओं के साथ भी जुड़े रहते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है इस चुनाव में, क्योंकि ये सेमीफाइनल कांग्रेस ने कहा है, 5 राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल है, 5 महीने बाद फाइनल होने वाला है। तो जब तक सेमीफाइनल नहीं जीतेंगे फाइनल की एंट्री नहीं मिलेगी। और इसलिए हमको सेमीफाइनल जीतना है, बहुत अच्छे से जीतना है, अच्छे स्कोर के साथ जीतना है। और जब सेमीफाइनल जीतेंगे तो उसके जीतने के लिए मुझे यहाँ दक्षिण पश्चिम के अपने कार्यकर्ताओं ने बताया, भाई साहब सरकार तब बनती है जब अपन दक्षिण पश्चिम जीतते। उन्होंने कहा इसलिए दक्षिण पश्चिम जीतना जरूरी है। दक्षिण पश्चिम जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे, मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो फिर दिल्ली की सरकार को भी कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक बड़ी सरकार, जिसको कहना चाहिए कि दुनिया में जिसका डंका बजने वाला है, ऐसी सरकार बनने वाली है। तो आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभाशीष, आप सबका वोट से ज़्यादा सपोर्ट
सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कभी भी जब आप चाहेंगे मुझे आपके बीच में पाएंगे। इससे ज़्यादा मैं बड़ा आश्वासन नहीं दे सकता। आपके सुख में, दुख में, परेशानी में, कठिनाई में मैं आपके साथ रहूँगा और यथा योग्य जितनी मेरी सामर्थ्य उतनी मदद करने में कभी संकोच नहीं करूँगा। बाकी तो अब चूँकि जब कहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानकारी ले लो तो उससे चुनाव का नामांकन भरवा दो, बस एक नामांकन भरवा दो, उससे 3, 4, 5 पीढ़ियों की जानकारियाँ आ जाती हैं। तो इन्होंने भी कोशिश की मेरे नामांकन भरने के बाद, इनको कुछ हासिल हुआ नहीं, कुछ यही नहीं तो मिलेगा भी नहीं। लेकिन मुझे ज़रूर बहुत सारी चीज़ें उनके साथी प्रेमी दे गए हैं, उनके साथी मुझे बहुत सारा मटेरियल दे गए। तो पर मैं कहता हूँ कि कमर के नीचे वार नहीं करना चाहिए। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ होगा वो करेंगे ही, लेकिन बेहतर दक्षिण पश्चिम बनाएंगे। सबके सपनों का दक्षिण पश्चिम बने। राजधानी में ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। एक बड़े पत्रकार ने इंटरव्यू लिया मेरा, उसने कहा ये भोपाल की मध्य प्रदेश की हॉट सीट हो गई। मैंने कहा हार्ड बनाओ या कोल्ड बनाओ, बनाते आप लोग नहीं भाई साहब। फिर उसने बताया कि देखो राजभवन कौन सी विधानसभा में, मैंने कहा मेरी। वो कहा वल्लभ भवन किस में, सतपुड़ा विंध्याचल किस में, मुख्यमंत्री निवास किस में, इसमें 4 इमली किस में, इसमें 74 बंगला किस में, मैंने कहा इसमें 45 बंगला। सब कुछ तो यहाँ है, कहाँ है पूरे प्रदेश के लिए तो ये अहम सीट है। सब मंत्री वहीं बैठे हैं और चलाने वाले सरकार को तंत्र वहीं बैठा है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सीट है। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो बेहतर सेवा करूँगा। इसलिए आज सबसे निवेदन 17 तारीख को खूब वोट डालिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिकतम मतदान जरूरी है। इसलिए हमारा लोकतंत्र बहुत अब तो परिपक्व हो गया। 75 साल हो गए, बहुत सारे चुनाव इस देश से देख लिए। मतदान के प्रति हमारा आग्रह बहुत होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि नेहरू नगर में जब मैं जनसंपर्क कर रहा था तो एक ने कहा, श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने कहा साहब एक मतदाता आपका यूके से लौट के आ रहा है सिर्फ वोट डालने के लिए। उसने कहा वोट डालने के लिए क्या सोशल मीडिया पे सब गतिविधियाँ यहाँ क्या चल रही है देखते रहते हैं। उन्होंने कहा वो आप वोट डालने के लिए केवल आ रहा है, वो बाकी देश भर के तो बहुत सारे लोग आ ही रहे हैं वोट डालने। तो मुझे लगता है कि वोट की कीमत हमको समझनी होगी और वोट की कीमत जिस दिन भारत का नागरिक बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ गया, समझ लीजिए फिर तो कुछ चीज़ बचती नहीं, सब बेहतर ही जाकर हो। बहुत बहुत जय जय श्री राम। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से की सबकी बात करते हैं। जैसा कि आप सबके प्रश्न हो और अभी हम लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे, तो भाई साहब यहाँ पर जैसे पिछले 1.5 साल में जब सरकार रही उस बीच में लोगों ने जो परिवर्तन की मांग के साथ जो परिवर्तन यहाँ पे किया था, आज यहाँ पर लोग परेशान हैं उसको लेकर। सभी लोग इस बात को लेकर परेशान है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। तो शायद उनका ये मानना है कि अगली जो सरकार आएगी निश्चित रूप से अपना विश्वास जताते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, उनसे कैसे पूरा करेंगे? जन आकांक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम पूरे उतरेंगे। जन आकांक्षा के विपरीत कोई काम नहीं होगा, जो जनता का मत होगा वैसा काम होगा। इसलिए हमने इस बार अमृत काल की जन आकांक्षा ऐसा करके हमने जगह जगह लोगों से अपनी ओपिनियन मांगी है, राय मांगी है, सुझाव मांगे कि आप कैसी सरकार चाहते। और हजारों की संख्या में हमारे पास वो जो राय आई है उसी के आसपास हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि मध्य प्रदेश आगे के 5 साल में किस दिशा में बढ़ने वाला। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे अभी प्राय देखा जा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा है, साथ ही साथ हम लोग धारा 370 की बात कर रहे हैं, तो कैसे इस समीकरणों को देखते हैं कि यहाँ जो अदर वोट हैं उनको क्या सम्मान और तंत्र मिले? देखिए, भारत के हिसाब से, भारत की जन भावनाओं के हिसाब से निर्णय होना चाहिए। और भारत का जनमत क्या कहता है, मध्य प्रदेश में चुनाव है तो मध्य प्रदेश का जनमत क्या कहता है, इस क्षेत्र का चुनाव है तो इस क्षेत्र का जनमत क्या कहता है। हमारे अपने मतदाताओं की अपेक्षा अपने जनप्रतिनिधि से क्या होनी चाहिए, उसको पूरा करना, उसको वैसा वातावरण देना, एक सुरक्षा की गारंटी सबसे बड़ी चीज़ होती। मैं यहाँ हूँ, सुरक्षित रहूँ, तो इसकी गारंटी जनप्रतिनिधि को देनी होती है और देनी चाहिए, देनी पड़ेगी कि हाँ आप निश्चित रहिए, मैं आपका सिपाही हूँ, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी, ये हमारा दायित्व है, हम इस काम को पूरा करेंगे। और साथ ही विकास के जो और चीज़ें जो कही जा रही, विकास की जो भी दिशा है, जो भी अभी जन आकांक्षा में हमारी आने वाली है, विकास को
विकास के एक नए आयाम स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। जैसे और सारी पार्टियां हैं, अभी कांग्रेस की बात कह रही कि कहीं ना कहीं भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो क्या इस बात से मुस्लिम वर्ग को और दूसरे लोगों को कोई फर्क पड़ना है? नहीं, मुझे लगता है जो भी होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति करना, कभी धोती पहन लेना, कभी टीका लगा लेना, कभी टोपी पहन लेना, आप वक्तिया हिंदू हो जाते हो, वक्तिया मुस्लिम हो जाते हो, वक्तिया कुछ कुछ हो जाते हो, तो ना आप इधर के दीन के रह पाते हो, ना ईमान के रह पाते हो। आप स्पष्ट रहो ना। हमारे भारतीय जनसंघ जब बना थी, जनसंघ के समय में ही 2 लाइनों में सारी बात कह दी थी कि हम सम्मान सभी का करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। और कांग्रेस की नीति हमेशा से ये रही है कि तुष्टीकरण करती है। वोट लेना है तो वैसे हो जाओ, वोट लेना है तो वैसे हो जाओ कि हाँ थोड़ा हिंदुओं का है तो चलो अपन हनुमान चालीसा का पाठ करते, चलो बाबा महाकाल के दर्शन करते। यूँ जाइए ना आप, हम लोग भी तो जाते हैं, आप जाइए। सामान्य चुनाव के समय आपको ध्यान आता है कि वहाँ जाके दर्शन करना है और उसका प्रोपेगेंडा ज़्यादा करना है। और जब ऐसा मौका लगे तो टोपी, तो ना आप इधर के रह पाते ना उधर के। लोगों को लगता है कि आप केवल वक्तिया राजनीति करते हो और चुनाव की राजनीति करते हो। हमने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी कोई दंगा नहीं हुआ देश में। बेहतर माहौल बनाने की कोशिश हुई है। जहाँ कुछ आपराधिक कुछ ऐसी घटनाएं हुई है उसमें हम कुछ जगह हमने कहा इस भारत में सबको जीने का अधिकार है, बहुत आराम से और शांति से जीने का अधिकार है। जो असामाजिक तत्व जो इस शांति को खलल पैदा करते, उनका इस देश में उस स्थान पर रहने की जगह नहीं है, वो जेल की कोठरियों में रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही सीधा हम सब काम कर रहे हैं। वोट की राजनीति अपने हिसाब से होगी, जिसको जो पसंद होगा, जो प्रत्याशी पार्टी और विचार पसंद होगा उस पर जाएगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, सम्मान सभी का। आज अगर लाडली बहना योजना बनी है तो क्या पूछती है कि आप हिंदू हैं तो आपको ये लाभ मिलना चाहिए, मुस्लिम है तो नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं पूछा जाता। संबल योजना का है तो पूछ के दिया जाता है कि आप हिंदू इसलिए देंगे, नहीं देंगे। आयुष्मान कार्ड अगर बने हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के योजना से, तो ये पूछ के दिया जाता है कि आप हिंदू हैं तो इस योजना। क्योंकि बखेड़ा खड़ा करने का काम हमेशा से कांग्रेस का रहा है, उसके चरित्र में ही है। क्योंकि खुद कुछ करना नहीं, केवल नारेबाजी करना, केवल शगुफेबाजी करना, वस्तुतः ज़मीन पे कोई काम नहीं करना, तो उसके कारण उसके साथ खुद के अस्तित्व का संकट हो गया है। इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरे कि भारत के जो विषय है उन भारत के विषयों को लेकर के हम काम करेंगे। मजबूत भारत हो, और मध्य प्रदेश में जब बात करते हैं तो मजबूत मध्य प्रदेश की कल्पना है, तुष्टीकरण के साथ नहीं। इसलिए सबको साथ में लेकर के जाना है। हमारा तो नारा ही इतना स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सभी लोग मिलकर प्रयास करें, इसको हम बेहतर